Hello student, The Sound of Music. This is our second chapter and the chapter is written by Deborah Cowley. In this chapter, writer want to say if you have passion of anything, you can be successful in it, but you should have determination. ये चैप्टर की कहानी हमारी शुरू होती है यहाँ से। एक पतली लड़की जो अपनी तरफ आती ट्रेन को उसकी वाइब्रेशन से महसूस कर सकती है। उसका फर्स्ट डे था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक स्कूल में। ये घबराने वाली बात थी स्कॉटिश फार्म की लड़की के लिए। इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन के लिए ज़्यादा घबराने वाली बात यह थी कि वो सुन नहीं सकती। एवलिन ग्लेनी ने धीरे धीरे अपनी सुनने की एबिलिटी को खो दिया था। जब वो 8 साल की थी तो उसकी माँ को याद है कि उन्होंने पियानो बजाने के लिए जब उसे बुलाया तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो हिली भी नहीं अपनी जगह से। तब उसकी माँ को रियलाइज Please guys, subscribe our channel and press the bell icon. रियलाइज हुआ कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ दिनों तक एवलिन अपनी डेफनेस को अपने दोस्तों और अपने टीचर से छुपाने की कोशिश करती रही, पर जब वो 11 की हुई तो उसके हेडमास्टर ने उसके पेरेंट्स पर जोर दिया कि उसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए। उसकी सुनने की एबिलिटी पूरी तरीके से जा चुकी थी और उसके पेरेंट्स को सजेस्ट किया गया कि उसे डेफ स्कूल भेज दिया जाए। पर एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। उसने एक नॉर्मल लाइफ जीने का इरादा किया और उसने म्यूज़िक के इंटरेस्ट को और बढ़ाया। एक दिन एक लड़की को उसने ज़ाइलोफोन प्ले करते हुए देखा और सीखने का इरादा किया, पर मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया। पर एक परक्यूशनिस्ट जिसका नाम रॉन फोर्ब्स था, उसने एवलिन के पोटेंशियल को पहचाना। उसने 2 ड्रम्स को डिफरेंट बीट पर सेट किया और एवलिन को कहा कि म्यूज़िक को कानों से नहीं किसी और तरीके से फील करो। तब एवलिन को एहसास होता है कि वो हायर नोट्स को कमर के ऊपर फील कर सकती है और लोअर नोट को कमर के नीचे। और उसने अपने माइंड एंड बॉडी को साउंड एंड वाइब्रेशन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो यूनाइटेड किंगडम के एक टूर पर गई और 16 की होने तक उसने म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना लिया था। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन दिया और उसने अब तक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोर भी हासिल किया। वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा से सोलो परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रही थी और 3 साल के कोर्स के आखिर तक उसने ज़्यादातर टॉप के अवार्ड्स को हासिल कर लिया था। एवलिन कहती है, अगर आप हार्ड वर्क करो पर आपको ये भी पता हो कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो। और एवलिन टॉप पर पहुंच गई थी। अब वो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में मास्टर हो चुकी थी। एवलिन म्यूज़िक के लिए कहती थी, म्यूज़िक उसके हर एक बॉडी पार्ट में है। यह मेरी स्किन में महसूस होता है, मेरे चीक बोन्स में, यहाँ तक कि मेरे हेयर्स में भी महसूस होता है। जब वह ज़ाइलोफोन बजाती है उसे उसकी वाइब्रेशन उसकी फिंगर टिप में फील होती है। जब वो ड्रम्स बजाती है वो उसकी रेजोनेंस को अपनी बॉडी में फील करती है और वुडन प्लेटफॉर्म पे वो अपने शूज़ निकाल देती है ताकि वाइब्रेशन उसके पैरों से पास होके उसके लेग्स तक जा सके। और ये हैरानी की कोई बात भी नहीं थी कि उसे 1991 में रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने कहा, गॉड ने उसकी हियरिंग पावर ले ली पर बदले में उसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दिया। जो हम सुन सकते हैं वो फील कर सकती है और हमसे कहीं ज़्यादा गहराई से। एवलिन ने माना कि वो अपने आप को काम करने से नहीं रोक पाई। लगातार वर्क किया पर जो उसे रिवॉर्ड मिले वो एनॉर्मस हैं। रेगुलर कंसर्ट के अलावा एवलिन ने प्रिजन्स और हॉस्पिटल में फ्री कंसर्ट भी किए। एन रिचलिन बेथोवन फंड ने कहा कि वो चमकती प्रेरणा है डेफ चिल्ड्रन के लिए। एवलिन ने इतना कुछ एकम्प्लिश कर लिया था जितना कि उसके ट्वाइस एज के लोग भी अचीव नहीं कर पाए थे। वो हैंडीकैप्ड के लिए इंस्पिरेशन है। पीपल उसे देखते हैं तो कहते हैं, जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते।